नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। हम बात कर रहे हैं मन को लेकर कि हमारा मन शुरुआत में किस प्रकार बिल्कुल ही समझ नहीं थी इसकी, और फिर दार्शनिकों के द्वारा इसको बताया गया कि ये ईश्वरीय देन है, ये शरीर से अलग है। इस तरह की बातें जब की जाने लगी, तब एक अलग डेफिनेशन निकल के आई कि हमारा जो मन है वो इन भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल परे है। हमारा जो मन है उसके अंदर भावनाएं होती है, उसके अंदर चिंतन होता है, वही हमारी एक तरह से आत्मा होती है। और हमारे मरने के बाद भी हमारा ये मन, जो सोचने की पावर है हमारी, ये कहीं ना कहीं जीवित रहती है, और ये आत्मा के रूप में, चिंतन के रूप में, या बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया चेतना, उसके रूप में ये जीवित रहता है। मन को लेकर काफ़ी सारी डेफिनेशन दी गई, लेकिन हमने जिस तरह से पढ़ाई की और हमने जिस तरह से इसको समझना चाहा, तो हमने प्लेटो और अरस्तु को काफ़ी गहराई से इसके बीच में रखा। हमने ये देखा कि प्लेटो के द्वारा ये कहा गया कि हमारा मन जो है वो अलग होता है शरीर से, लेकिन अरस्तु ने इसको खारिज करते हुए ये कहा कि हमारा जो मन है वो इंद्रियों की तरह काम करता है। जैसे इंद्रियां किसी चीज़ को चखती है और फिर उसका स्वाद बताती है, जैसे हमारी आंखें किसी को देखती है, तो जो हम देख रहे हैं वही हमारा मन देख रहा है। इस तरह की बात अरस्तु ने की, लेकिन उस वक्त अरस्तु को भी खारिज कर दिया गया, या अरस्तु की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। कारण ये था कि जो हम विज्ञान की बात करते हैं, जो विज्ञान प्रयोगशाला की बात करता है, उसकी वस्तुनिष्ठता की बात करता है, वो विज्ञान की जो शुरुआत थी वो काफ़ी बाद में हुई थी। अपने बचपन में अगर बात करें विज्ञान की, तो ध्यान रखना कि विज्ञान 15वीं शताब्दी के बाद एक अच्छे रूप में हमारे सामने आने लगा था, और उसी समय हमने देकार्त की बात की थी। देकार्त ने मन को अलग रखते हुए ये कहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वही मेरा अस्तित्व है, और उसने कहा कि हम मन को अलग रख सकते हैं, लेकिन हम शरीर को लेकर, हम पेड़ पौधों को लेकर रिसर्च कर सकते हैं, इनको परख सकते हैं, इनको देख सकते हैं, और इनको प्रयोगशाला के अंदर ले जाया जा सकता है। क्योंकि विज्ञान उसी की बात करता है अपनी प्रयोगशाला में जिसको वो छू सकता है, या उसके ऊपर उसको देख सकता है, मतलब उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है। तो जो हमारी इंद्रियां देख पा रही है वही विज्ञान वही बात कह रहा है। हम अगर दर्शन की बात करें तो चार वाहक जो हमारे सामने आए थे, और जब हम उनको पढ़ते हैं, उनकी किताबें ज़्यादा मिली नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो स्पष्ट था कि जो हमें दिख रहा है वही सत्य है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म भी इन्हीं बातों को मानता है। थोड़ा चेंजेस है उनमें, क्योंकि उन्होंने चेतना की बात की थी। तो बौद्ध धर्म भी इन चीज़ों को मानता है कि हमारे शरीर के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारे धर्म ऐसे आए जिन्होंने चेतना की बात की, आत्माओं को परे रखा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे शरीर के खत्म हो जाने के बाद या हमारे मर जाने के बाद हमारी आत्माएं भटकती रहती हो, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर बताया गया है कि आत्माएं जीवित रहती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चलती रही। हमारी बात है कि मन को लेकर कि हमारे मन में हम किस तरह इसको समझ सकते हैं, और आगे आने वाले समय में मन को किस तरह समझा गया, उसी को लेकर चर्चा करनी है। ये जो हमने बात की, ये अब तक की हमारी जो एक समस्या थी, जो हम समझना चाहते थे मन को लेकर, जो सवाल उठते रहे कि हमारे मन में जो ज्ञान पहले से ही आ जाता है या बाद में आया, इस पर भी हमने काफ़ी सारी बात की। तो आज तक जो हमने बात की वो अगर साइड में रखें, तो जर्मनी के अंदर एक ऐसा खेल चल रहा था मन को लेकर, जो पूरी दुनिया को एक तरफ करने वाला था। मन को लेकर इतनी सारी बातें हमने की, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि देकार्त ने क्या कहा था, और देकार्त के साथ जॉन लोक ने भी क्या कहा था। अनुभव की बात की, बुद्धि की बात की कि हमारे दिमाग में ये चीज़ें पहले ही होती है, लेकिन सबने एक चीज़ की बात नहीं की थी कि विज्ञान क्या मन को भी उसी तरह प्रयोग कर सकता है, प्रयोगशाला में ले जा सकता है, जिस तरह वो दूसरी भौतिक वस्तुओं को ले जाया जा सकता है। इस पर काफ़ी लोगों ने खारिज कर दिया कि मन को नहीं समझा जा सकता है, मन को गणित की तरह नहीं समझा जा सकता है। लेकिन जब ये चीज़ें जर्मनी के अंदर प्रयोग में आने लगी, जर्मनी एक देश है उसके अंदर, क्योंकि जर्मनी एक वैज्ञानिक क्रांति का केंद्र बनता जा रहा था, वैज्ञानिक जो क्रांतियां थी वहाँ पे, उसका कारण ये था कि जो लंदन में जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, वहाँ पे इसकी बात ज़्यादा होती थी। तो वहाँ पे फिलोसफी की बात ज़्यादा होती थी, वहाँ पे दार्शनिकों की बातें ज़्यादा होती थी, वहाँ पे विचारों को रखा जाता था, वहाँ पे उनके अस्तित्व की बात की जाती थी कि उनका अस्तित्व किस प्रकार का है। लेकिन जर्मनी के अंदर वही दार्शनिक और वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम करते थे। वो काफ़ी हद तक हर एक चीज़ को परखना चाहते थे प्रयोगशाला में ले जाकर, और दार्शनिक काफ़ी ज़्यादा उनके साथ खड़े थे। जैसे कि दूसरी दुनिया में अगर हम देखें, दूसरे देशों में अगर हम देखें, हम यूनान में हम देखें, तो वहाँ पे विचारों पे ज़्यादा बात की गई, वहाँ पे प्रयोगों पर ज़्यादा बात नहीं की गई।
लंदन में भी फिलोसफी के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन जर्मनी के अंदर एक ऐसा देश था जहाँ पे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे विज्ञान को काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। और वहीं पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फेचनर। 19वीं शताब्दी की ये बात है, और विज्ञान आपको पता है कि ये विज्ञान की भी एक शुरुआत हो रही थी। तो फेचनर महोदय जो थे, उन्होंने पहली बार ये कह दिया कि जो हमारा मन है उसको भी विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग उस पर कर सकता है, और उसको भी गणित की तरह मापा जा सकता है। अब आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता कि हम मन को माप सकते हैं, मन की सोच तो असीमित होती है। समझना यहाँ पे, आपको डॉक्टर ने टेबलेट दी, कोई भी टेबलेट दी, डॉक्टर के द्वारा आपको दी गई, आपका जो दर्द है वो आपका मन माप सकता है कि नहीं माप सकता कि आपको इतना दर्द हो रहा है, और उसी के अनुसार तो आपको टेबलेट दी जाती है। आपको अगर दर्द हो रहा है तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है और मैं कितनी mg की टेबलेट लूं। पैरासीटामोल जो टेबलेट आती है वो 500 mg की आती है, 350 की mg की भी आती है, 250 mg की भी आती है। तो आपके दर्द के हिसाब से वो चीजें चलती है, और आपका दर्द कौन माप रहा है? आपका दिमाग माप रहा है। तो ये गणितीय हुआ कि नहीं हुआ? जब आपको नींद नहीं आती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको डॉक्टर टेबलेट देता है, वो 0.5 mg की टेबलेट देता है आपको। लेकिन जब आप निरंतर उस टेबलेट को लेते रहते हो और बाद में जब वो टेबलेट लेने के बाद भी आपको नींद नहीं आती है, आपकी mg 10 mg तक बढ़ा दी जाती है। आप सोचिए, क्या वो मन नहीं माप पा रहा है क्या चीजों को? जब आपके हाथ में कोई वजनदार चीज दी जाती है और दूसरे हाथ में एक और उतनी ही वजनदार चीज दे दी जाती है, तो क्या आपके माइंड में ये संदेश नहीं जाता है कि आगे वजन बढ़ गया है? तो ये चीजें माइंड के द्वारा ही तो मापी जा रही है। उसके बाद ये बात फेचनर के द्वारा जब कही गई और उसके बाद मन को समझने की जो क्रिया शुरू हुई, वही क्रिया तो है जो आज काफी हद तक हमने मन को समझ लिया है। हमने पूरा मन को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन काफी हद तक हमने समझ लिया है। लेकिन पहली बार जब डेकार्त ने मन को ईश्वरीय रूप कहा और अलग रख दिया गया कि हम भौतिक वस्तुओं पर ही रिसर्च करेंगे, हम मन को छुएंगे भी नहीं, वहीं एक और जर्मनी जैसे देश में मन को भी विज्ञान के अंदर लाया गया। और ध्यान रखना, ये ऐतिहासिक मोड़ था जब मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया जा रहा था। क्योंकि मन, जब तक हम मन को विज्ञान के अंदर नहीं लाते, हम एक मनोविज्ञान विषय बना ही नहीं सकते थे। कारण क्या है? कारण यह है कि मन को प्रयोगशाला के अंदर लाकर उस पर रिसर्च करना जरूरी है, तभी हम उसको विज्ञान के अंदर शामिल कर सकते हैं। विज्ञान के जो नियम है, जो रूल है, उसकी वस्तुनिष्ठता, वो सारे रूल जो 8-9 रूल होते हैं विज्ञान के, उनका पालन करना होता है। उनको देखना होता है कि हाँ, इन चीज़ पर इतने रिसर्च किए जा सकते हैं, किया जा सकते हैं, उसके बाद ही किसी विषय को वस्तु विज्ञान के अंदर शामिल की जा सकती है। काफ़ी सारे विषय जो विज्ञान के अंदर आना चाहती थी, लेकिन वो इन नियमों की वजह से नहीं आ पाई। लेकिन फेचनर महोदय के द्वारा किया गया ये रिसर्च, उन्होंने मन को विज्ञान के अंदर ला दिया, और तब दार्शनिकों को भी लगने लगा, जो दर्शन शास्त्री थे उनको भी लगने लगा कि जो फिजियोलॉजी है ये और जो फिलोसफी है, इन दोनों के बीच संबंध है उनको अब अलग करने की आवश्यकता है। और पहली बार विलियम वुंड के द्वारा 1939 के अंदर, सन बड़ा डिफरेंट हो सकता है, 1939 या 1916 के अंदर पहली बार हमने मनोविज्ञान एक प्रयोगशाला बनाई, और उसी दौर से हमने मनोविज्ञान का उसको पढ़ने की शुरुआत की। कुछ पॉइंट और है वो देख लेते हैं हम, उसके बाद आज की हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। आज की जो हमारी ये क्लास है, इन सब क्लासों का जो हमने सार देखा और जो हमने क्लासें ली मन को लेकर, उन सारी क्लासों को अगर मिला दिया जाए तो अब हमें पूरी तरह से समझ में आ गया कि मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में जो हमारे सामने आई, उसका दौर काफ़ी लंबा चला है। उस पर काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों के माध्यम से ही एक वक्त ऐसा आया हमारे सामने जब हमको ये लगने लगा कि हमारे मन को भी गणित की तरह मापा जा सकता है, मन के भी नैतिक नियम होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने रिसर्च में लिया तो हमने काफ़ी कुछ इस पे समझने लग गए। हम एक पागल को ठीक कर देते हैं, एक ठीक को पागल कर देते हैं। हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें हो गई है। आपने वो देखा होगा कि एक व्यक्ति को आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसको सुई कुछ चुभा दिया गया और उसको कहा कि सांप ने काटा है, और एक व्यक्ति ने बोल दिया कि 4 घंटे में मौत हो जाएगी। उस व्यक्ति की मौत हो गई जबकि सुई चुभाई गई थी। तो हमारा मन किस प्रकार काम कर रहा है, हमने काफ़ी सारी इस पर रिसर्च की है और हमने सही माना है। 1879 से इसकी लगभग शुरुआत मानी जाती है, और पहली प्रयोगशाला भी लगभग 1879 में ही खोली गई थी। लेकिन इस तारीख को हम अगली क्लास में करेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वो लग रहा है। तो ध्यान रखना, विज्ञान का केंद्र कौन सा देश बना? जर्मनी। कौन कौन साथ में चले? दार्शनिक और वैज्ञानिक।
एक माहौल बना दिया गया जर्मनी के अंदर कि मनोविज्ञान अब आवश्यकता है एक नए विषय की, और वो विषय कौन सा है? मनोविज्ञान। और वहीं से हमारी शुरुआत होती है मनोविज्ञान को लेकर। अब मनोविज्ञान की जो शुरुआत हो गई, अब ये लैब में चला गया है। अब समझ लो कि हमारी जो मनोविज्ञान, हमारा जो मन है, वो पहले तो दौड़ता फिर रहा था, कभी दार्शनिक कुछ कह देते, कभी वैज्ञानिक कुछ कह देते, लेकिन अब ये लैब में चला गया है। एक छाप लग गई है इसके ऊपर, इसकी विज्ञान की। मतलब अब इसकी ऊपर, इसको खोल कर, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके मन को बाहर निकाल कर, उसके माइंड में वो सारी अब रिसर्च हमारे हाथ में आ गई है। उसके सोचने के तरीके, उसके सब कुछ, जिंदा होने तक वो क्या सोच रहा था, मरने के बाद मन का वजन कितना हो जाता है, क्या हो जाता है, अब सारी चीजें किसके हाथ में आ गई? विज्ञान के हाथ में आ गई। अब विज्ञान इस पर रिसर्च करेगा। तो आज से हमारी सब्जेक्ट शुरू होती है मनोविज्ञान। और अब जो मन की जो आगे प्रोसेस हुई वो किस प्रकार हुई, उसको उस पर बात करनी है। आज क्लास में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।